पाकीज़ा। घर की दहलीज पर साहिबा हाथ बांधे खड़ी थी। सामने आते जाते लोगों में अपनी शान ढूंढ रही थी। कोई दूर से देख लेता तो एक पल के लिए दिल मचल जाता, पर उसे वापस लौटते देखते ही सारी उम्मीदें टूट जाती। लॉकडाउन से पहले ही आखिरी बार कोई आया था शायद, वह बंगाली जिसके पास बूढ़े पैसे तक नहीं थे। फिर अगली बार रुपए देने का वादा करके सिर्फ 100 का नोट ही थमा गया था। उस रोज ही नहीं बल्कि उससे पहले से ही लगने लगा था कि अब इस धंधे में भी साहिबा जैसी अधेड़ औरतों के लिए कुछ नहीं रखा। पर उम्र के इस पड़ाव पर कहाँ जाए? उम्र का 1/3 हिस्सा तो यही निकल गया। सारी जवानी, सारे सपने इसी धंधे में खाक हो चुके हैं। अब तो यही नरक उसका घर है। कभी जब साहिबा कुछ खूबसूरत थी, सब कुछ जन्नत सा लगता था। हर कोई उसकी गदराई जवानी पर मचल जाता था। पैसे की चाह में सबकी रात रंगीन करना कितना अच्छा लगता था, पर अब तो जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। लॉकडाउन में पहले कुछ दिन बीते, फिर हफ्ते और अब तो महीने। यहाँ कई दिनों से फाके हैं। कैसे जी रही है साहिबा खुद ही नहीं जानती। सरकार कुछ नहीं करती इसके लिए। न अनाज का दाना है अब, और न ही फूटी कौड़ी। कोई फटकता तक नहीं है अब। जब साहिबा नई नई आई थी तब बात ही अलग थी, 12 साल पहले। पर ठीक से याद नहीं वे भी क्या दिन थे, जब दर्जनों ड्रेस और हर ड्रेस से एक से बढ़कर एक फूलों सी सजी, कभी गुलाबी, कभी सुनहरी और कभी लाल, कभी रेशमी साड़ी या मखमल लाल चमकीला गाउन। रोज रोज भोजन में 3 किस्म की तरकारी, ताजा मांस, बासमती पुलाव, पूड़ी, नान। क्या स्वाद था, क्या खुश थी। घर पर पैसे पहुंचता था तो वहां भी साहिबा की तूती बोलती थी। नए नए कपड़े, साजो सामान के क्या कहने थे, बस राजकुमारी से फीलिंग रहती थी। हर ग्राहक की पहली पसंद उन दिनों साहिबा ही थी, और दाम भी मनचाहा, जितना मांगो उतना ही, और कई बार तो डबल भी। हर शिफ्ट में लोग उसका ही साथ मांगते थे। सोने तक नहीं देते थे रात भर, और वह बूढ़ा तो सब कुछ नोच डालता था और फिर निढाल होकर पड़ जाता था। वे कॉलेज के लड़के तो शनिवार की शाम ही आ जाते थे, पर मौका पाते ही चिपट जाते। हाँ, पर एक बात तो थी, अगर शरीर चाटते थे तो पैसा भी मिलता था, और फिर कुछ घंटों में ही हजारों रुपए। आज देह भी काम की नहीं रही और एक धेला तक साथ में नहीं। शक्ल ही बदल गई, जैसे कोई पहचानता ही न हो। बूढ़ा बंगाली या गुटखा खाता, वह ट्रक ड्राइवर या 2-4 और उसी किस्म के लोग। बस वही 2-4 दिनों में सब मुफ्तखोर हैं, मुफ्त में सब चाहते हैं। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। यह तो जिंदगी का उसूल है कि जब तक किसी से कोई कर्ज हो, फायदा हो, तभी तक उसके वास्ता रखते हैं, वरना किसी की क्या जरूरत। यहाँ मोल सिर्फ चमड़ी का होता है। चमड़ी नहीं तो दमड़ी मिलेगी, वरना जो कुत्ते की तरह बदन चाटते थे अब कोई सूंघता तक नहीं। अब तो कॉलेज के छोकरे साहिबा की सूरत देखते ही बुहरता से हंसने लगते हैं। पास आना तो दूर रहा, 150 में भी शायद अब कोई उस शरीर को सूंघे। आंखें यह सब सोचते हुए धरती में गड़ गई। साहिबा रेलिंग पर हथेली टिकाए सुनसान सड़क की ओर देखती रही। कितना बड़ा घर था, पर अब समय के साथ साथ इसे छोटा और अलहदा छोड़ दिया गया था। कभी यह बीच में होता था, जब सारी आंखें साहिबा को हर पल खोजती थी, पर अब इसे काट कर या मरम्मत कर एक और कर दिया गया, ताकि साहिबा जवान और पैसे वाले ग्राहकों के सामने न आ सके। शायद ही कभी कभार कोई आंखें इस ओर घूरती है, और फिर गलती से यहाँ कोई पहुंच भी जाता है तो आधे पैसे तो दलाल ही ले जाता है। पर मुच्छर वर्दी वाला, या वह टकला वकील, या छोटे मोटे व्यवसायी, या दूर दराज से आए नौकरी पेशा लोग ही यहाँ आते हैं। इस शरीर की इतनी कम कीमत, यह सोच कर ही मन सहम जाता है। टेलीविजन का स्विच ऑन करते हुए साहिबा खिड़की से बाहर सुनसान सड़क पर देखती है। 2-1 पियक्कड़ इस ओर घूर रहे हैं, जाने कभी आए हों।
यहाँ किसी रोज अब तो याद भी नहीं। आज साहिबा का उदास चेहरा और अलसाई सी आंखें उन्हें खींचने में पूरी तरह नाकाम है। शायद भूखा पेट किसी की हवस को पूरा करने में अब नाकाम है और शरीर का गोश्त भी ढल चुका है। साहिबा ने चैनल बदलते बदलते किसी न्यूज़ चैनल पर टीवी पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखा। मर्तबान से मुट्ठी भर चने निकाल कर धीरे धीरे चबाने लगी। कुछ ही देर में टेलीविज़न बंद करके वह पलंग पर लेट गई। उसकी खुली आंखें छत पर घूमते रेंगते पंखे की ओर कुछ देर देखती रही और फिर वह गहरी नींद में खो गई। सुबह कमरे के बाहर से चटर्जी बाबू के चीखने की सी आवाज सुनाई पड़ी। रात की चुप्पी कहीं खो गई और सुबह का शोर चल पड़ा। जाने क्यों लगा सीकचों के से कोई कमरे में झांक रहा है। आवाज बढ़ने लगी और गहराती गई। 3 महीने हो गए भाड़ा दिए हुए। चटर्जी बाबू के ये स्वर कानों में पड़ने लगे। ये क्या तुम्हारे बाप का घर है? मुझे शाम तक भाड़ा चाहिए, कैसे भी दो। वही पुरानी तस्वीर जो 10-12 बजे के आसपास 2-3 महीनों में अक्सर उभरती है। साहिबा ने सीकचों से झांक कर देखा। चटर्जी बाबू का रौद्र रूप, लंबा तगड़ा गंजा आदमी, सफेद कमीज पर तहमद बांधे, मूंछों पर ताव देता गुस्से में चीख रहा था। वह बारी बारी से हर बंद कमरे की ओर देखकर दांत पीसता और आंखें तरेड़ता। उसके सामने कुर्सी रख दी गई पर वह खड़ा ही खड़ा सबको आतंकित करता रहा। अरे चटर्जी बाबू बैठ भी चाहिए अब। सकीना बाबू ने कुर्सी पर बैठने के लिए दोबारा इशारे किए। एक बनावटी हंसी लिए सकीना कितने ही दिनों से चटर्जी बाबू को फुसला रही है। अच्छा बताइए, आप चाय लेंगे या कुछ और? मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भाड़ा चाहिए। 8-9 साल की लड़की के कंधे को मसलते हुए सकीना ने चटर्जी के लिए चाय बनवा कर लाने को बोला। नहीं, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, अपना भाड़ा लेने आया हूँ। छोटी लड़की झगड़ा देखते हुए तीसरे कमरे में घुस जाती है। उसी कमरे के बाहर झड़ते पलस्तर की ओर देखते हुए चटर्जी ने कहा, घर को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है। सकीना, तुम लोगों ने न साफ सफाई न लिपाई पुताई। देखो हर तरफ बस कूड़ा करकट और जर्जर होती दीवारें। सोचा था कि इस बार घर की मरम्मत करा दूंगा, पर यहाँ तो भाड़ा तक नहीं मिलता कभी टाइम से। मैं 10 तारीख को फिर आऊंगा। मुझे भाड़ा चाहिए, चाहे जैसे भी दो। घर से पैसा मंगवाओ या कहीं और से, मुझे नहीं मालूम। अरे चटर्जी बाबू, इन दिनों कोई नहीं आता यहाँ। दूसरी कुर्सी करीब सरकाकर चटर्जी को समझाने की कोशिश करते हुए सकीना ने कहा, आपका भाड़ा क्यों नहीं देंगे? हाथ जोड़ कर देंगे। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो आप। आपके चलते ही तो हम सब यहाँ हैं, वरना इस धरती पर हमारा कोई वजूद कहाँ। सामने एक कमरे से एक जवान होती लड़की उठी, दरवाजा खोलकर सकीना के पास आई और ऊँघने लगी। अम्मा, क्या हुआ? कौन है ये बाबू? क्या कह रहे हैं? इतना कहकर चटर्जी की ओर देखकर वह जबान पर जीभ फिराकर हंसने लगी। उस लड़की की शक्ल सूरत पर अजीब सी मासूमियत है, पर उसकी छाती पूरी भरी है, जिस पर इस अल्हड़ लड़की को खास गुमान है। उसके बदन पर एक टाइट मैक्सी है, चेहरे पर गिरी जुल्फें उसे और खूबसूरत बना रही है। चौधरी की नजरें सकीना से हटकर उसकी ओर चली गई और रह रहकर उसके कतराए बदन पर टिक जाती है। सकीना की तरफ देखते हुए चटर्जी बोला, कौन है ये? नई आई है क्या? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। लड़की अपनी उंगलियों से बालों की लटों के गोले बनाती रही। हाँ, यहाँ कुछ दिन पहले ही यहाँ आई है। फैजाबाद की जान है, अभी 17 की हुई होगी, शायद दिसंबर में। क्या नाम है तेरा? लड़की को देखते हुए चटर्जी बोला। लड़की चुप रही पर मुस्कुराती रही। सकीना ने लड़की की कमर सहलाते हुए बोला, बेटी नाम बताओ अपना। ये चटर्जी बाबू हैं अपने? यह पूरा घर इन्हीं का है? चटर्जी किसी रसूखदार आदमी की तरह अपने गालों पर उंगली फिराने लगा।
लड़की गौर से देखती रही, कभी सकीना को तो कभी चटर्जी को। पाकीजा है ये, नमस्ते तो करो साहब को। लड़की हंसते हुए दोनों हथेलियां जोड़कर सीने तक ले आई और चटर्जी की आंखें अभी भी पाकीजा के सीने पर थी। ओह पाकीजा, कितना अच्छा नाम है। एक थोड़ी मुस्कान लिए चटर्जी बोला। पाकीजा अपनी तारीफ सुनकर चहकने लगी और सकीना की एक बाहों पर लहर गई। घड़ी में समय देखते हुए चटर्जी कुछ सोचते हुए कुर्सी से उठा। पहले इधर उधर देखा पर जल्दी लौटने की बात कहता हुआ देहरी की ओर बढ़ने लगा। सकीना ने कहा, चाय की एक प्याली तो ले ही लेते। मुंह पर मास्क लगाते हुए चटर्जी ने पाकीजा को भी मास्क लगाने की सलाह दी। फिर आऊंगा, सब अपना ख्याल रखना। पाकीजा के सीने पर नजर रखता और जबान पर ओठ फिराता हुआ चटर्जी चला गया। एक एक करके कमरों की सांकलें खुलने लगी। भूखे अलसाए चेहरे जो अभी तक कमरों में बंद थे बाहर दलान में इकट्ठा हो गए, मानो किसी खास बात पर चिढ़ करनी। कौन था? चटर्जी? एक अधेड़ उम्र की धंधे वाली ने सकीना से पूछा। हाँ, चटर्जी ही लग रहा था, दूसरी ने बेमन से कहा। और क्या हुआ तेरे सेठ का? कल भी नहीं आया क्या? लहरी की तरफ देखते हुए एक ने पूछा। नहीं, लॉकडाउन है। फोन पर ही मजा लेता रहा, पर मैंने भी पेटीएम से 500 रुपए झाड़ ही लिए। अरे यहाँ तो कोई ऐसा भी नहीं, एक बोली। और फिर वे एक दूसरे को देखते हुए बतियाने लगी। जैसे भी हो अपने अपने ग्राहकों को बुलाओ, नहीं तो चटर्जी यहाँ से निकाल देगा। सकीना ने नेता भाव से सबको इकट्ठा करके कहा। 3 महीने हो गए हैं, एक थैला तक नहीं दे पाए उनको। पर महारानी कहाँ है? उसे यह सब दिखता कि नहीं? साहिबा के कमरे की तरफ देखकर सकीना ने आवाज दी। साहिबा, ओ साहिबा। साहिबा जैसे सपने से जाग गई। एक बार तो दिल ने चाहा कि सांकल खोलकर सबकी जवान पर लगाम लगा दे कि एक वक्त था जब सारे उसकी आमदनी पर जीते थे, पर आज मुश्किल घड़ी में ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। और यह चटर्जी जब मूड करता था आ जाता था मुंह मारने, पर देखो तो आज कैसे सुर बदल गए हैं इस मरदूद के। थोड़ा चांद तुम रख लो, थोड़ा हम रख लेते हैं, दोनों अपने अपने दर्द का हिस्सा कर लेते हैं। बाहर दालान में कुछ देर की बहस हुई। सब एक दूसरे को देखती रही, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। सबको लगा कि अब नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। गजाला पास ही खड़ी थी। साहिबा की रोआसी सूरत देख और करीब आ गई। उसकी ठुड्डी को सहलाते हुए बोली, साहिबा दीदी, सब ठीक हो जाएगा। सब अपने अपने कमरे में लौट गई। गजाला न केवल शक्ल सूरत से खूबसूरत थी, बल्कि अच्छा गाती भी थी। लॉकडाउन से पहले सबसे ज्यादा ग्राहक उसी के थे। कुछ तो केवल गायकी के फन को तराशने आते थे और 2-1 ने तो गाने के लिए बुलावा भी भेजा। जिस्म तो यहाँ सभी बेचती हैं, पर उसके सुर की बात ही अलग है। अगर वह यहाँ न आती और गायकी पर फोकस रखती तो जरूर ही नाम कमाती। वह खाकी वर्दी वाला रोज नई उम्मीद की किरण देकर मुफ्त में गजाला को नोच जाता है। बेचारी पढ़ी लिखी है, 10वीं तक स्कूल गई है, पर यहाँ आकर सब एक समान हो जाते हैं। आई तो यहाँ बाप के साथ कुछ बनने, पर इस खाकी वर्दी वालों ने झूठा झांसा देकर इस धंधे में उतार दिया। अब खुद तो आता ही है, 2-4 और भी ले आते हैं। गजाला न सही, मेरे जैसी अधेड़ उम्र ही मिल जाए। गजाला साहिबा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? गजाला ने साहिबा के बालों में उंगलियां फिराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। परसों देर रात तक तुम्हारे कमरे से आवाजें आ रही थी, साहिबा ने गजाला से पूछा। कब? अच्छा परसों। वही वर्दी वाला आया था, 3 और भी थे, मुंह पर मास्क बांधे थे।
मैंने जब पूछा कि दरोगा साहब कुछ बात बनी मेरे गाने की, तो वह हंसने लगा और मेरे सीने को छूने लगा। मैंने उससे कुछ पैसे मांगे तो गाली देने लगा, पर एक धेला तक नहीं दिया। उसका मुंह सूखे पान से भरा था। बीड़ी की राख फेंकते हुए बोला, रानी हो जाएगा सब, देखती नहीं कि अभी सब बंद है। और पीछे से उसने आगोश में भर लिया। मैंने कहा कि अच्छा दरोगा साहब थोड़े पैसे ही दे दो। यह सुनकर उसका सारा नशा जाता रहा और गाली गलौज करने लगा। साहिबा दीदी आप ही बताओ कि अब कैसे चलेगा, सब मुफ्त में मजा चाहते हैं, कुत्ते कहीं के। गजाला बोलती रही। साहिबा सब ध्यान से सुनती रही। पर अब चारा भी क्या है, जब पेट की प्यास बुझाने को पैसे नहीं तो कोई क्या देह को दिखाए। वह रात भर के लिए अपने कमरे पर ले जाना चाहता था। बोलता था मेरी रानी ऐश करवा दूंगा, चल तो बस एक बार। जब मैंने मना किया तो मुझे घसीटने लगा। सकीना दीदी ने समझा बुझाकर उसे चलता किया। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? साहिबा बोली। साहिबा दीदी अब क्या किसी को तंग करूं, तुम्हें मैं अपना मानती हूँ, फिर यह सब देखकर तुम और ज्यादा दुखी होगी। गजाला की रोती आंखें साहिबा को देखती रही। कुछ देर तक वे दोनों चुप रहीं। गजाला एक काम करोगी मेरे लिए? हाँ हाँ कहो ना। पाकीज़ा जो अभी नई लड़की आई है ना, हाँ, उसे यहां से कहीं दूर भेज दो जहां वह जिस्म बाजारी न कर सके। अभी तो वो बच्ची है, मैं उसमें अपनी सूरत देखती हूँ। इस जुम्मे रात जब सकीना बाई 1-2 घंटे के लिए बाहर चली जाए, तब किसी भी तरह उसे वापस भिजवा दो। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। या तुम 500-600 रुपए का इंतजाम कर दो, मैं ही उसे घर छोड़ आऊंगी। गजाला अरे दीदी अभी सब बंद है, तुम कैसे जाओगी? और उस लड़की को भी तो समझाना होगा, वह तो अभी नासमझ है, देह ही निकली है अभी, दिमाग से तो वो नादान ही है। मैं जानती हूँ, पर मौका पाते ही उसे भी समझा दिया जाएगा। वह चटर्जी कहीं 1-2 दिन में, उसकी नज़र ही गंदी है। अब तो उसका छोकरा भी नहीं। दीदी ऐसा न होगा। सुनो एक बात बताऊं, यहाँ पास ही कॉलेज है, उसमें पढ़ने वाला एक शरीफ लड़का है, उससे फ़ोन पर बात करती हूँ। वह कोई पढ़ाई कर रहा है धंधे वाली औरतों की ज़िंदगी पर, शायद वह कुछ मदद कर दे। जैसे भी हो, हम सब तो यहाँ बर्बाद हो गए, अब और किसी नई को यहाँ न खराब होने दें। ठीक है दीदी, आज दोपहर जब सब सोए होंगे तब बात करते हैं। अच्छा मैं भी अब चलती हूँ, तुमसे बतियाकर सच में सुकून पाती हूँ, बहुत उम्मीद है तुमसे। अरे दीदी ये बिस्कुट तो खाती जाओ। नहीं नहीं बस। कमरे में लौटकर मानो साहिबा सब भूल गई। काम हो जाए, हमारा तो अब कुछ नहीं हो सकता, पर उस लड़की की तो पूरी जिंदगी बन जाएगी। वह लड़का जरूर कुछ करेगा। कुछ दिनों बाद आज ही उस लड़के का फोन भी आना है। मेरी जिंदगी पर कुछ लिख रहा है। वह हाँ रिसर्च कर रहा है। ये लोग काफी पढ़े लिखे हैं, जरूर हमारी कुछ न कुछ मदद करेंगे। साहिबा का दिल कहता है कि वह लड़का पाकीज़ा के लिए कुछ करेगा। क्या नाम था उसका? जो भी हो, इस जहन्नुम भरी जिंदगी से इस लड़की को भेजना ही पहला काम होगा। सरकार और ग्राहकों के भरोसे भी कब तक बैठे रह सकते हैं? कोई किसी का नहीं इस नरक में। अभी लौट गई तो कोई अपना भी लेगा, नहीं तो वह भी दूसरी धंधे वालियों जैसी हो जाएगी। जरूर कुछ होगा,
अच्छा होगा यकीनन। साहिबा ने ठान लिया था कि अगर कुछ भी बचा है तो वह उसका इस्तेमाल पाकीज़ा के भविष्य को बचाने में करेगी। अपनी धुंधली यादों और छूटे सपनों को पीछे छोड़ते हुए उसने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। साहिबा ने पलंग के पास रखी पुरानी डायरी उठाई और उस लड़के का नंबर ढूंढने लगी। अब ये काम हर हाल में करना होगा, उसने खुद से कहा। साहिबा के मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, पाकीज़ा को इस नरक से निकालने का रास्ता। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। सकीना, चटर्जी और बाकी सभी की नज़रें हमेशा हर तरफ किसी पर टिकी रहती थी और फिर यह जगह एक कैदखाना बन चुकी थी। बाहर निकलना किसी मिशन से कम नहीं था। दोपहर का वक्त था, गर्मी से पूरा इलाका सुन्न पड़ा था। साहिबा ने अपने कमरे का पुराना पंखा बंद कर दिया ताकि आवाजें सुनाई न दे। उसने गजाला को बुलाया। गजाला आई तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। गजाला, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। आज रात पाकीज़ा को यहाँ से निकालना है। मेरे पास एक प्लान है। गजाला ने घबराई आंखों से साहिबा की ओर देखा। लेकिन दीदी, चटर्जी बाबू और सकीना भाई, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो हमारी खैर नहीं। इस बार मुझे किसी का डर नहीं है। हमने अपनी जिंदगी यहाँ गंवा दी, लेकिन पाकीज़ा की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मैं चटर्जी को एक ऑफर दूंगी और उसे उलझा दूंगी। उसी दौरान तुम और पाकीज़ा यहाँ से निकल जाना। तुम्हें बस उस लड़के से मिलना है जिसने हमें फ़ोन किया था। वो हमारी मदद करेगा। गजाला की आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। पर दीदी, आप बचेंगी कैसे? तुम मेरी फिक्र मत करो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। रात के 11 बज रहे थे। पूरा इलाका खामोश था। साहिबा ने जानबूझकर चटर्जी बाबू को फोन किया। चटर्जी बाबू, एक बात करनी है आपसे। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हैं? चटर्जी तो पहले से ही मौके की ताक में था। उसने तुरंत हामी भर दी। सकीना को शक न हो इसलिए साहिबा ने कुछ पैसे दिखाकर कहा, ये चटर्जी बाबू का किराया है, मैं अभी उन्हें दे आती। सकीना ने आंखें तरेरी लेकिन कुछ बोली नहीं। उधर गजाला ने पाकीज़ा को अपने कमरे में बुला लिया और उसे जल्दी से तैयार होने को कहा। हम आज यहाँ से भाग रहे हैं। जो कुछ भी हो पीछे मुड़कर मत देखना, बस चुपचाप मेरे साथ चलना। चटर्जी जैसे ही साहिबा के कमरे में आया, उसने अपनी गंदी निगाहें साहिबा पर डाल दी। साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, चटर्जी बाबू, आज एक सौदा करना है, एक आखिरी बार। चटर्जी ने लालच भरी नजरों से कहा, क्या सौदा साहिबा? आज के बाद आप जो भी कहेंगे मैं मान लूंगी, लेकिन बदले में आपको आज रात किसी और की तरफ नहीं देखना होगा। बस मुझे आपका साथ चाहिए। चटर्जी फौरन तैयार हो गया। उसे यह अंदाजा नहीं था यह साहिबा की चाल है। उसके दौरान गजाला और पाकीज़ा पिछले दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। साहिबा ने कमरे की खिड़की से उन्हें जाते हुए देखा और दिल में चैन की सांस ली। चटर्जी जब साहिबा की ओर बढ़ा तो साहिबा ने अचानक पलंग के नीचे से एक भारी लोहे की रॉड निकाली और उसे जोर से चटर्जी के सिर पर दे मारा। चटर्जी लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। साहिबा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अरे, तूने बहुत गंदा खेल खेला है चटर्जी। अब ये शरीर तेरे काम नहीं आएगा और याद रखना, ये आखिरी बार था। चटर्जी बेहोश पड़ा था। साहिबा ने कमरे में बंद कर चाबी खिड़की से बाहर फेंक दी और गली में दौड़ पड़ी। गजाला और पाकीज़ा पहले ही लड़के से मिल चुकी थी। लड़के ने उनकी मदद के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम कर रखा था। लॉकडाउन में यही एक चीज़ थी जिसे कोई नहीं रोकेगा। साहिबा भी कुछ देर में वहां पहुंच गई। दीदी, आप बच गई? गजाला ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। हाँ, बच गई। अब हम सब बच गए।
एम्बुलेंस में बैठते हुए साहिबा ने एक आखिरी बार उस गली की ओर देखा, वह गली जहां उसकी जवानी, सपने और जिंदगी सब कुछ खत्म हो गए थे। अब बस आगे का सफर देखना है, उसने मन में कहा। एम्बुलेंस तेजी से शहर छोड़ने लगी। उनके सामने एक नई जिंदगी, नई उम्मीद और आजादी की ओर बढ़ने का रास्ता था। पाकीज़ा अब अपने घर लौट गई। गजाला ने अपने गाने को फिर से पहचान दी और साहिबा ने उस लड़के की मदद से अपना नया जीवन शुरू किया, जहां वह अन्य लड़कियों को इस नरक से बचाने का काम करने लगी। एक रात की हिम्मत ने सबकी जिंदगी बदल दी। साहिबा ने साबित कर दिया कि उम्र और हालात चाहे जो भी हो, हिम्मत और इरादे से नई राह बनाई जा सकती है।